Let's start summer 22 question paper 22, ठीक है जी. And let's start off with this. अच्छा, in the following list underline all units that are SI based units. तो इनमें से कौन कौन से SI based units हैं? एम्पेयर एंड kg. बाकी सब बच्चे डिग्री सेल्सियस SI बेस यूनिट नहीं है. wasn't temperature, what is wasn't temperature based quantity? केल्विन होता है टेम्परेचर का. परफेक्ट. एम्पेयर करंट का, किलोग्राम मास का, टेम्परेचर का होता है. तो केल्विन इज द एसआई बेस यूनिट. ये दोनों हमारे करेक्ट ऑप्शंस हो गए. दोनों सी तरह से मार्क करोगे तो एक मार्क मिल जाएगा. Figure 1.1 shows a horizontal beam clamped at one end with a block attached to the other end. ठीक है जी. तो clamp एक जगह से हुआ है, ब्लॉक लगा हुआ है, कुछ oscillations हो रही हैं. The block is made to oscillate vertically. The Young modulus E of the material of the beam is given by E equals to km upon t square. M mass है, T is the period of oscillations, K is a constant. ठीक है जी. A student determines the values and percentage uncertainties of K, M and T. Table 1.1 lists the percentage uncertainties. K, M and T हमारे पास ये आ गए. ठीक है. The student uses the value of K, M and T to calculate the value of E as this much. Calculate the percentage uncertainty in the value of E. तो जरा हम जो है वो percentage uncertainty निकाल लेते हैं in the value of E. अच्छा, अगर हम डिफाइनिंग फॉर्मूला देखें तो दिस इज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो हमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला लगाना पड़ेगा. सो इफ यू रिमेंबर ये कैसे होता था, दिस वाज थ्रू डेल्टा E अपॉन E will equals to what? Will equals to, अच्छा, K is something that also has a percentage uncertainty, so delta K upon K प्लस दूसरी चीज क्या है हमारे पास, डेल्टा M अपॉन M. फिर तीसरी चीज क्या है हमारे पास, T पे स्क्वायर है, सो बेसिकली दिस शैल बी टेकन एज 2 टाइम्स डेल्टा T अपॉन T. एक्चुअली हमसे पूछ रहे हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबने बहुत जल्दी कर लिया. यू गाइस आर करेक्ट एंड यू शुड बी एबल टू डू इट दैट फास्ट. हमसे पूछ रहा है परसेंटेज अनसर्टेनिटी. तो बेसिकली अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं उसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी बना दूं, तो मैं यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करके इन सबको परसेंटेज अनसर्टेनिटीज में कन्वर्ट कर सकता हूँ. सो एज इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, डेल्टा के अपॉन के इनटू 100 क्या आ रहा है, वो 2.1 आ रहा है. देन डेल्टा m अपॉन m इनटू 100 क्या आ रहा है, वो 0.6 आ रहा है. देन 2 टाइम्स 1.5 करना पड़ेगा, सो 2 टाइम्स 1.5 एंड व्हाट इज द आंसर वी आर गेटिंग. आप लोगों ने आंसर बताया, बिल्कुल सही बताया है, 5.7% बताया है एंड यू गाइस आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन. ठीक है जी. मैं थोड़ा सा नंबर के दिखाता हूं क्योंकि मैं हमेशा ये अंडरमाइनिंग प्रिंसिपल दिखाना चाहता हूं कि कभी कभार हो सकता है हमसे ये नियो डायरेक्ट सवाल परसेंटेज ऐड कर दो, तो थोड़ा बहुत ये दिमाग में रखे क्योंकि यही चीज आएगी. अच्छा, use your answering B1 to determine the values of E with its absolute uncertainty to an appropriate number of significant figures. तो ये मेरे हिसाब से कोई मुश्किल बात नहीं बोली है इन्होंने. भाई हमें क्या पता है, हमें पता है डेल्टा E अपॉन E क्या है, सॉरी डेल्टा E अपॉन E इंटू 100 क्या है, वो हमने निकाला, वो 5.7% आ रहा है. ठीक है जी. अच्छा, हमें चाहिए डेल्टा E और हमारे पास E की वैल्यू थी. E की वैल्यू कहाँ थी, E की वैल्यू थी ये रखी हुई. E की वैल्यू 8.245 into 10 to the power 9. So delta E upon 8.245 into 10 to the power 9 into 100 shall equals to 5.7. कोई मुझे इधर से डेल्टा E की वैल्यू दे सकता है? डेल्टा E की वैल्यू 0.5 into the power 9 आ रही है. ठीक है जी, अब्दुल्ला ने दे दी है. अच्छा, I'm just going to write this 0.4699 into 10 to the power 9 और ये वैल्यू है E की. ठीक है जी, अब्दुल्ला ने आंसर दे दिया है. अगर आप लोग सब अब्दुल्ला के आंसर अग्री करते हो तो बता दो, अगर अग्री नहीं करते हो तो फिर अपना आंसर दे दो. हाउ शैल वी राइट आवर फाइनल आंसर एस. एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की रूल याद है सबको. एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमेशा एक सिग्निफिकेंट तक फिगर तक दी जाएगी. एक सिग्निफिकेंट क्या होगा, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू पावर 9. ठीक है, 10 टू पावर 9 लगा रहा हूं, बाहर लेके सब कुछ एक साथ कर दे. ठीक है जी. और ये कितना दिया जाता है, आपकी जो असल वैल्यू होती है दैट इज गिवन टू द डेसिमल प्लेसेस ऑफ द अनसर्टेनिटी. अभी हमारे पास पॉइंट मतलब डेसिमल, फर्स्ट डेसिमल प्लेस है, तो बेसिकली ये आंसर भी हमें फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक लेना पड़ेगा. सो यानी ये 8.2 लेना पड़ेगा राउंडिंग ऑफ के बाद. सो 8.2 प्लस माइनस 0.5 जैसे हमें अब्दुल्ला ने आंसर दिया. एनी प्रॉब्लम्स विद दिस क्वेश्चन? अच्छा, और दूसरी बात बताना चाहता हूं कि आपके पेपर 2 में अगर फिजिकल क्वांटिटीज मेजरमेंट्स का सवाल आता है तो इट्स मोस्ट प्रोबब्ली गोइंग टू बी कंसर्निंग अनसर्टेनिटी. ठीक है जी, अक्सर और बेशतर अब यही आता है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट. अगर पेपर 2 का सवाल आता है तो मोस्टली अब अनसर्टेनिटीज ही आता है. अच्छा, अब आ जाते हैं इधर, और ये आ गई है, लग रहा है फोर्सेस है.
Let's see. A sphere is attached by a metal wire to a horizontal surface at the bottom of a river as shown in figure 2.1. Okay, figure 2.1 में कुछ दिखाया हुआ है. The sphere is fully submerged and in equilibrium. Very important. It's in equilibrium, यानी इसमें net force जो है वो zero हो. With the wire at an angle of 68 degree to the horizontal surface. The weight of the sphere is 32 Newton. The upthrust acting on the sphere is 280 Newton. The density of the water is this much. Assume that the force on the sphere due to the water flow is in a horizontal direction. By considering the components of force in vertical direction, determine the tension in the wire. ओके सबसे पहले तो ये जरा ये निकाल लेते हैं कौन कौन सी फोर्सेस हैं. दे हैव टोल्ड अस दैट देयर इज अ वेट. तो वेट एक्ट्स फ्रॉम द ज्योमेट्रिक सेंटर. मैं इस स्फीयर की फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं. सो इसका वेट, इसका 32 न्यूटन वेट नीचे की तरफ. अच्छा, then there is an upthrust of 280 newton. That's a huge upthrust that's acting over here. So there is a very huge upthrust of 280 newton. So ये 280 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है इधर. अच्छा, फिर और क्या है? फिर obviously there shall be a tension और उसको क्या कहते हैं T. एंड देन therefore you can also see कि T के भी दो कंपोनेंट होंगे. अगर मैं स्फीयर से बना लूं वो दो कंपोनेंट, अगर हम स्फीयर से बनाते हैं, इसको ग्रीन से कर लेते हैं ताकि हम स्फीयर से ही बना लें वो दो कंपोनेंट. तो वो दो कंपोनेंट क्या आ रहे हैं? एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट जो है वो ऐसा आ रहा है. सो इफ वी डू सी तो ये कैसा है? ये ऑपोजिट है. सो बेसिकली दिस शैल बी T sin 68 और वो हो जाएगा एडजेसेंट वाला, तो वो हो जाएगा T cos 68. ये हो गया हमारी सारी कहानी. एक और फोर्स भी थी. अज्यूम दैट द फोर्स ऑन द स्फीयर ड्यू टू वाटर फ्लो इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो जो वाटर फ्लो की वजह से फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड नहीं बताया हुआ, लेकिन बताया हुआ कोई ना कोई फोर्स F है. तो देयर इज सम फोर्स F. ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, कैलकुलेट करते हैं. अब बोल रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में करके आप हमें जो है वो T की वैल्यू दे दो, तो कोई मुश्किल बात नहीं है, हम आराम से इसको कर लेते हैं. सो हमें पता है नेट फोर्स जीरो है. सो दैट मींस नेट फोर्स इन द x डायरेक्शन शैल आल्सो बी जीरो एंड नेट फोर्स इन द y डायरेक्शन शैल आल्सो बी जीरो. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी ऊपर नीचे वाली फोर्सेस बराबर होंगी. अच्छा, so 32 Newton and T sin 68 are downwards. So 32 plus T sin 68 downwards, that should be equal to the upward force. That is the only force upthrust आ रही है वो. So let's work out tension. Tension आ जाती है 280 minus 32 divided by sin 68. ठीक है, I hope सबको समझ में आ रहा हो. Yes, A1 perfect. So can you give me the answer for this? T is 270 Newton. एग्जैक्ट यही आ रहा है 276.2. ठीक है जी. ओके, वेरी गुड. सब लोग जो है वो बिल्कुल राउंड ऑफ और बिल्कुल परफेक्ट करके दे रहे हैं. दैट्स वेरी गुड. आई लाइक दैट. सब ने टू सिग्निफिकेंट भी राउंड ऑफ कर दी वैल्यू. टू सिग्निफिकेंट वैल्यूज थी हमारे पास. अच्छा, फिर आपको कह रहे हैं फॉर द स्फीयर कैलकुलेट द वॉल्यूम. हाउ डू वी कैलकुलेट द स्फीयर का वॉल्यूम? स्फीयर का वॉल्यूम कैसे आएगा? हमें स्फीयर की डेंसिटी नहीं पता, हमें स्फीयर का मास पता है, हम वेट से मास निकाल सकते हैं. आई नो सेज rho g h. rho g h आई वो तो प्रेशर का फॉर्मूला है, प्रेशर है हमारे पास. अब थ्रस्ट इक्वल टू डेंसिटी इनटू एरिया इनटू हाइट इनटू जी. एरिया हाइट वॉल्यूम होता है तो आ जाएगा. वेरी गुड अब्दुल्ला. अब्दुल्ला सेज क्या चीज? अब्दुल्ला सेज आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगा देते हैं. हमें पता है क्या चीज? हमें पता है अपथ्रस्ट जो था वो rho a GH था, या HG लिख लेते हैं. ठीक है. अच्छा, अब इस दफा हमारे पास क्या है? स्फीयर है, कोई क्यूबॉइड या क्यूब नहीं है कि उसके अंदर एरिया और हाइट ले. सो बेसिकली इसको दिमाग में रखना है कि ये एरिया और हाइट बेसिकली क्या था? ये बेसिकली वॉल्यूम बन जाएगा. सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द अपथ्रस्ट यूजिंग rho VG फॉर अ स्फीयर. ठीक है. अच्छा, रॉ हमें दिया हुआ है किस चीज का? हमें रॉ दिया हुआ है पानी का, वो दिया हुआ है. जी हमें पता होता है. वी हमें निकालना है. हमारे पास अपथ्रस्ट है 280 न्यूटन. आई थिंक अब्दुल्ला ने जो अप्रोच दिया उससे काफी स्ट्रेट फॉरवर्डली और काफी जल्दी हो जाएगा ये सवाल. सो अपथ्रस्ट इज 280. हमारे पास रो क्या है? रो है 1 into 10 power 3. 1 into 10 power 3. वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम V है और G जो है वो 9.81 है. So can you guys work out what is volume V coming out to be? And I hope समझ में भी आया हो. ठीक है. There was no other approach that was valid. ठीक है, क्योंकि हमें डेंसिटी ऑफ द स्फीयर नहीं दी हुई, हमें मास दिया हुआ है स्फीयर का, डेंसिटी ऑफ द स्फीयर नहीं दी हुई, तो हम उससे वॉल्यूम निकाल सकते थे. ठीक है. बाकी दूसरी बात, कोई किसी ने कहा था कि P equals to rho g h भी ले लेते हैं. The problem is we don't have the pressures, और फिर उसके आगे भी कुछ कहानी हमारे पास नहीं हो पाती. We never would have never gotten the volume.
ठीक है। सो दिस वाज द मोस्ट आइडियल अप्रोच दैट वी कुड डू। 0.029 बाकी सबको समझ में आ रहा है? आई थिंक अब्दुल्ला ने पेपर करा हुआ है ना? अब्दुल्ला पेपर कराने वाला 0.029, सो 0.029 अब्दुल्ला ने जवाब दे दिया। अब्दुल्ला पेपर करा हुआ है फिर नहीं। आई होप समझ में आ रहा हो। हमारे पास बच्चे 5 रह गए हैं, आए और आकिब रह गए हैं। मिसबा सैडली डिस्कनेक्ट हो गई है जिनका पेपर है। ओके, द डेंसिटी, अब डेंसिटी निकाल लेते हैं स्फीयर के। मिसबा आ गई है वापस। डेंसिटी निकाल लेते हैं स्फीयर की। तो डेंसिटी कैसे आती है? डेंसिटी इज थ्रू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। मास निकाल लेंगे कैसे? हमें वेट दिया हुआ है, हमें तो वो भी पता है, जी भी पता है, तो हमें पता है वेट इक्वल्स टू एम जी। now weight is given as a 32 newton. If 32 newton is the force, is the weight, और m and then g is 9.81, तो हमारे पास m आ गया 32 डिवाइडेड बाय 9.81। एंड देन डेंसिटी से निकाल लेते हैं 32 डिवाइडेड बाय 9.81 अपॉन वॉल्यूम जो है वो 0.029, 110। ओके, अच्छा, this AS batch is very nice at giving answers। 110 perfect, 110 हमारे पास ये आंसर आ रहा है। ठीक है, आई एम स्टिल गोइंग टू कंपाइल दी अनराउंडेड ऑफ आंसर्स इधर, वरना जो है बाद में किसी को रिव्यू होते हुए हो जाएगा मसला ये कैसे हो रही है सारी चीजें, तो वो थोड़े से रूल्स याद आ जाए। अच्छा, the center of the sphere is initially at a height of 6.2 meter above the horizontal surface. The speed of the water then increases, causing the sphere to move to a different position. This movement causes of the sphere causes gravitational potential energy to decrease by 77 joules. Calculate the final height of the sphere above the horizontal surface. अच्छा, क्या बोल रहे हैं हमें? हमें बोल रहे हैं हमारा डेल्टा जीपीई 77 जूल्स है, यानी डिक्रीज हुआ है 77, तो डेल्टा जीपीई आ गया। डेल्टा जीपीई के इस्तेमाल से डेल्टा हाइट निकाल लेते हैं, फिर डेल्टा हाइट इधर से सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ जाएगी कि हमारी फाइनल हाइट क्या थी। सो डेल्टा जीपीई shall equals to mg delta h। डेल्टा जीपीई इज 7। m क्या है हमारा? हमारा मास था 32 अपॉन 9.81, सो 32 अपॉन, अच्छा बल्कि mg तो वेट ही हो गया ना, तो 32 ही ले लेते हैं। दिस इज mg होल, डेल्टा h हमें निकालना है। सो कैन एनीवन गिव अस द वैल्यू फॉर डेल्टा h? वो क्या आ रहा है? अच्छा, और एक और स्टेप मैं इधर ही फाइनल कर देता हूँ ताकि हमारा एक ही स्टेप में हो जाए। सो एक काम ये कर लेते हैं कि डेल्टा एच, सबको ये बात भी समझ में आ जाए कि डेल्टा एच क्या होगा। डेल्टा एच होगा बेसिकली एच टू, या इट शैल बी 6.2 माइनस दी एच टू, जो अब नई हाइट आ रही है वही डेल्टा एच आ रहा होगा। तो एक काम कर लेते हैं, 77 को 32 से डिवाइड करते हैं एंड देन माइनस 6.2 भी कर देते हैं टू गेट माइनस एच टू, एंड देन लेट्स वर्क आउट एच टू डायरेक्टली ओवर हियर क्या आ रहा है। 3.8 perfect, 3.793, this is working out to be 3.8। बहुत मजा आ रहा है मुझे पेपर करने में। perfect perfect आंसर आ रहे हैं माशाल्लाह से। The extension of the wire increases when the sphere changes position as described in C। The wire obeys Hooke's law। State a symbol equation that gives the relation between the tension T in the wire and its extension X। Identify any other symbol that you use। तो इक्वेशन क्या सी, कौन सी लिखूं? F इक्वल्स टू के एक्स, यस, बट अब इस दफा इधर जो है वो डिफाइनिंग में लिखना, इधर बोल रहे टेंशन टी, सो बेसिकली टेंशन टी विल इक्वल्स टू के एक्स। और फिर इधर बहुत जरूरी है, उन्होंने बोला आइडेंटिफाई एनी अदर सिंबल्स यू यूज, सो के को भी इधर बता के आना है, के इज द स्प्रिंग्स कांस्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये लिख के आओ। अगर ये लिख के नहीं आओगे, अगर उन्होंने बोला है कि और चीजें डिफाइन करके आओ फॉर्मूला में, तो डिफाइन करके आनी है वो उस सब एक मार्क में जो आपके पास जा रहा है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पार्ट। Before the sphere changed position, the initial elastic potential energy of the wire was 0.65 joules. The change in position of the sphere causes the extension of the wire to double. अच्छा, extension जो है वो हमारी double हो गई है। Calculate the final elastic potential energy of the wire after the sphere has changed its position। अच्छा जी, so let's see। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, so what we're going to do, हम जो है वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं,
हमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है कि वो है 0.65 जूल्स इनिशियली, ठीक है। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के दो फॉर्मूला थे, वो कौन कौन से थे? एक तो था हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक था क्या कहते हैं, दूसरा था हाफ एफ एक्स, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि which one should we use, क्योंकि मेरे पास एक्सटेंशन, लेट मी रीड द क्वेश्चन, हमें एक्सटेंशन दी हुई है कहीं, had we been given the extension, नहीं हमें एक्सटेंशन नहीं दी हुई थी, ठीक है जी। तो हमें एक्सटेंशन भी नहीं दी हुई है एंड हमें स्प्रिंग्स कांस्टेंट भी नहीं दिया हुआ है क्या, सो वी कांट यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है जी। तो इसको हटा लेते हैं, लेट्स रिमूव दिस, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यूज दिस फॉर्मूला, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं एंड लेट्स गेट द एक्सटेंशन आउट। हाँ, टेंशन दी हुई है जब भी इस्तेमाल करेंगे, लेट्स गेट द एक्सटेंशन आउट, एक्सटेंशन फिर को भी डबल करके फिर दूसरे फॉर्मूले में डाल देंगे, ठीक है जी। अच्छा, नाउ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज कितनी आ रही है हमारी, 0.65 जूल्स आ रही है, वो किसके बराबर है, वो हाफ एफ क्या है हमारा, एफ हमारी टेंशन होगी, टेंशन हमें दी हुई थी, टेंशन की वैल्यू हमने निकाली थी 270 आ रही, ठीक है, रिमेंबर द टेंशन इन द वायर, टेंशन हमारी आ रही थी 270, सो हाफ इनटू 270 एंड देन इनटू एक्स, सो व्हाट इज एक्स वर्किंग आउट टू बी ओवर हियर, हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 2 into 0.65 divided by 270, 2 into 0.65 divided by 270, 4.8 into 10 to the power minus 3, 4.8 into 10 to the power minus 3। अच्छा ना, हमारे पास अभी एक्सटेंशन आ गई है। अब देखो, अब अगर मैं अब दूसरे वाले केस की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने जाता हूँ, ठीक है, अगर मुझे वो निकालनी है तो अगेन आई कैन यूज हाफ के एक्स स्क्वायर और आई कैन यूज हाफ एफ एक्स, ठीक है। अब इधर से भी चूज करना पड़ेगा, देखो दूसरे वाले केस की मुझे टेंशन नहीं पता तो मैं हाफ एफ एक्स इस्तेमाल नहीं कर सकता, दैट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। तो मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, मुझे ये के एक्स स्क्वायर इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी मुझे इस केस में से पहले के कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि मैं इधर उठा के डाल सकूं, क्योंकि वो कांस्टेंट है। मुझे दूसरे वाले केस की फोर्स पता होती तो मैं एफ एक्स इस्तेमाल करता, मुझे वो पता ही नहीं है, सो आई कांट यूज दैट। सो हम फिर इस पे रिलाई करेंगे ऑन हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक काम कर लेते हैं, के निकाल लेते हैं, के आपको आई होप याद हो वाज फोर्स अपॉन दी एक्सटेंशन। नाउ पहले वाले केस की फोर्स क्या थी, वो 270 थी, एक्सटेंशन क्या आई हमारे पास 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 3 आई, ये आ रहा है हमारा के। आई एम गोइंग टू पुट दिस राइट इन ओवर हियर, सो हाफ के की जगह के डाल देते हैं, 270 इंटू 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 3, एंड देन जो हमारी एक्सटेंशन है वो डबल हो चुकी है, यानी 4.8 इंटू पावर माइनस 3 का डबल है, so 2 into 4.8 into 10 power minus 3 and then whole square। so let's work out हमारी final elastic potential energy फिर कितनी आ रही है, 2.6। मिसबा बेचारी बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रही है, आई फील रियली बैड फॉर हर। अब्दुल्ला कह रहे हैं 2.6 आ रहा है एंड अब्दुल्ला इज करेक्ट, 2.6 आ रहा है। अच्छा, नाउ देयर इज आल्सो अनदर अल्टरनेट अप्रोच, मैं आप लोगों को वो भी करके दिखा दूं, ठीक है, क्या के हो सकता है किसी और बच्चे को हो सकता है उस तरीके से आसान सम लगे। अच्छा, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट इज आइदर हाफ एफ एक्स या हाफ के एक्स स्क्वायर, आई एम टेकिंग दी हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, वो हाफ के एक्स स्क्वायर क्यों ले रहा हूं, बिकॉज आई कैन से इसमें ये दोनों चीजें हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, right? So I can basically then work out the relationship that elastic potential energy is directly proportional to x square, and then इधर से मैं क्या बना सकता हूं, I can say that elastic potential energy 1 upon extension 1 square shall equals to a constant, right? और अगर constant के बराबर तो elastic potential energy 2 लूं और फिर उसकी कोई और करस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन 2 स्क्वायर से उसको डिवाइड कर दूं तो दोनों कांस्टेंट के बराबर है, नहीं दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगे। अब इसको इधर से भी कर सकते थे, पहली वाली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दी हुई आपको 0.65, तो हम इधर से इसको 0.65 डाल लेते हैं। पहली वाली एक्सटेंशन जो है वो हमें नहीं दी हुई तो हम कह लेते हैं भाई x है, दूसरी वाली हमें निकालनी है उसको कह लेते हैं वो y है, और इधर जो ये अच्छा ये x स्क्वायर है, और दूसरी वाली इधर क्या दी हुई है हमें दी हुई है, अच्छा सॉरी इसको y नहीं कहते, let's just call that elastic potential energy 2,
वरना कंफ्यूज रहोगे बहुत ज्यादा, मैं पता नहीं क्यों एक्स वाई बहुत कर रहा हूँ। और फिर जो थी हमारी एक्सटेंशन डबल हुई थी, यानी 2x एंड देन होल स्क्वायर, सो दैट मींस इट बिकेम अ 4x स्क्वायर। मजे की बात, जब रेशियो करोगे x स्क्वायर कैंसिल and then 4 into 0.65 कर लो, you will get the same answer, you will get 4 into 0.65, that will equals to 2.6. Am I correct? Does this work approach for everyone? सबको समझ में आ रहा है कैसे करेंगे हम सवाल? yes, so there is these two approaches, ठीक है जी, आपको जैसे कंफर्टेबल हो you can do it, ठीक है जी। ये हमेशा याद रखना, अगर प्रोपोर्शन लिंक आउट कर सकते हो और फिर ये बोलने से आपको डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है, क्वाड्रुपल हो रही है, तो रिमेंबर प्रोपोर्शन में इवेंचुअली वो दोनों चीजें फिर कैंसिल आउट हो जानी है, यू विल गेट योर न्यूमेरिकल आंसर आउट ही, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स के लिए दिस वर्किंग सीम्स अ लॉट मोर अप्रोप्रिएट देन दिस, लेकिन जैसे उस वक्त में क्लिक करें वैसे कीजिएगा, मार्क्स पे बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इधर। आई बिलीव मैंने ये क्वेश्चन क्लास में भी करवाया था, पहले अटेम्प्ट में गलत करवा रहा था। सो अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ वॉल थ्रोज अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 5.6 मीटर पर सेकंड, द बॉल लीव्स हिज हैंड व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 3.1 meters above the ground as shown in figure 3.1. Assume that the air resistance is negligible, show that the ball reaches a maximum height above the ground of 4.7 meters. कैसे शो करूं, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा? Third equation of motion, you guys are all correct. We shall be using v square equals to u square plus 2as. Why is that? वो इसलिए because जब हम इसको लॉन्च करेंगे हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, वो ये हमारे पास जब ये लॉन्च होगा अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इसकी कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, राइट। अच्छा, हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है और हमें एक्सेलरेशन पता है वो 9.81 होगी, सो लेट्स जस्ट यूज दैट। अच्छा, हमारी फाइनल वेलोसिटी, लेट्स मेक अ कन्वेंशन, सबसे पहले तो आई एम सेइंग अपवर्ड्स एज पॉजिटिव, let's say upward is positive, so v square is 0 square, u square is 5.6 square positive, plus 2 acceleration हमेशा downwards होती है, so negative 9.81, and then let's work out what s is coming out to be. तो s आएगा minus 5.6 whole square divided by 2 into minus 9.81, 1.65, 1.65 meters. अच्छा, let me just check एक चीज, 1.65, नो, कुछ गलत करा है, वर्किंग कुछ गलत हुई है, 1.65 नहीं आ रहा, पूरा 1.6 आ रहा है। आई बिलीव इट्स कमिंग आउट टू बी 1.598, ऐसा ही है, आई होप ऐसा ही आ रहा हो। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी ए 1.598, 1.598। अच्छा, अब आपने लॉन्च कब किया था, आपने लॉन्च किया था अबव 3.1 मीटर्स अबव द ग्राउंड लॉन्च किया था। अब उसमें जरा और ऐड कर लेते हैं ये 1.598, तो पूरी टोटल लेंथ आ जाएगी 4.7, जरा प्रूव कर लेते हैं। सो हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, सो हमारे पास इधर आ जाएगा हमारी लेट्स से डिस्टेंस d will equals to 1.598 plus 3.1, and so we can clearly see कि ये 4.7 तक राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। सो वी जस्ट वर्क दिस आउट, हमने इधर से निकाल लिया कि ये कितना डिस्टेंस आ रहा था, वो इतना आ रहा था, ठीक है। दिस मस्ट हैव कम आउट टू बी पॉजिटिव, बिल्कुल सही आया, बिल्कुल हमारे सब कुछ सही आया। द मैन डज नॉट कैच द बॉल एज इट फॉल्स, कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू फॉल फ्रॉम इट्स मैक्सिमम हाइट टू द ग्राउंड। अच्छा, हमसे पूछ रहे हैं भाई ये मैक्सिमम, तो हमसे क्या बोल रहे थे, हमसे बोल रहे थे मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड में आने में तो कितना टाइम लगा है, जरा वो निकाल लें आप हमारे लिए। तो जो है वो जरा हम ये निकाल लेते हैं। अच्छा, मैक्सिमम हाइट, जरा ये डिस्टेंस हमने कितना, ये हमने डिस्टेंस कितना निकाल लिया है मैक्सिमम हाइट से यहाँ तक का, मैक्सिमम हाइट से यहाँ तक का हमने डिस्टेंस निकाल लिया है 4.7 मीटर्स, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से कि अब ये मैक्सिमम हाइट से लेना है, केस सिनेरियो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब फॉर द सेकंड केस लेट्स कॉल दिस u, एंड फिर हम ये इतना डिस्टेंस कवर करेंगे नीचे की तरफ, और हमें क्या निकालना है, वी नीड टू वर्क आउट द टाइम। तो आई थिंक s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, u पता है, s पता है, एक्सेलरेशन पता है, t निकल आएगा, लेट्स डू दैट। सो लेट्स यूज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है जी। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक अ सेकेंड कन्वेंशन,
ताकि दूसरा वाला केस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, अक्सर ओकेजनल हमें वरना प्रॉब्लम होगी। सेकंड कन्वेंशन आते हैं दूसरे वाले केस के लिए। अच्छा, सो S क्या है, S इज 4.7 डाउनवर्ड्स, तो 4.7 डाउनवर्ड्स ये जो है मैंने डाउनवर्ड्स पॉजिटिव कहा है, सो दिस शैल बी गोइंग इन एज पॉजिटिव। अच्छा, उसके बाद क्या है, U हमारा 0 है, राइट, U हमारा 0 है, सो वो पूरी चीज हम 0 डाल देते हैं। हाफ 9.81 भी डाउनवर्ड्स है, सो 9.81 भी हमारा पॉजिटिव में जाएगा, and then t square, so this shall work out to be 4.7 into 2 divided by 9.81, and then square root answer that shall equals to time t. What's time t? Akib says 0.98. Is it 0.98? 0.98. Yes, it's coming out. Very good. 0.98 and 2 significant, इधर हमने 4.7 इस्तेमाल किया, 2 significant ही लेके चलते हैं। परफेक्ट। अच्छा जी, फिर हमसे बोल रहे हैं the ball leaves the man's hand at time t equals 0 and hits the ground at time t equals to t. On figure 3.2, sketch a graph to show the variation of velocity v of the ball from time t equals 0 to time t equals to t. Numerical values of v and t are not required. Assume that v is positive in the upward direction. How do I draw this graph? How do I draw this graph? कैसा ग्राफ होगा, कैसी शक्ल होगी इसकी? 3 मार्क्स का ग्राफ बनाना है हमें सिर्फ। कैसी शक्ल होगी, कैसे देखिएगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कैसी? डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, sloping, negative gradient, downward sloping. Yes, you guys are correct. Slope downwards, perfect. So you guys are correct. भाई देखो, हमने शुरू किया था with a positive velocity. अगर मैं upwards positive कह रहा हूँ, so positive velocity 5.6 से शुरू किया था, फिर हम ऊपर गए, then हमारी velocity 0 हुई और फिर हम नीचे आए। ठीक है जी। सो बेसिकली ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। हमने एक पॉजिटिव वेलोसिटी शुरू करा, हमने किसी पॉइंट पे टाइम 0 हमने किया, और फिर जो है वो हम किसी टाइम पे हम टाइम टी पे आके ग्राउंड पे लग गए। अच्छा, तो एक तो मार्क था ये स्ट्रेट लाइन रियलाइज करना, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ऐसी या ऐसी, स्ट्रेट लाइन रियलाइज करिए क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। दूसरा मार्क क्या था, टू अंडरस्टैंड कि ये पॉजिटिव शुरू हुआ, फिर 0 पे हुआ एंड देन इवेंचुअली नेगेटिव होगा। तीसरा मार्क इस बात का है कि यू शो दिस पॉजिटिव वेलोसिटी लेसर देन दी नेगेटिव वेलोसिटी ऑन दैट साइड। वो क्यों? वो इसलिए बिकॉज यू एंड आई नो एंड अंडरस्टैंड, What do we understand? We understand कि भाई जब बॉल को ऊपर फेंका होगा इधर से 5.6 से, तो ये इतनी ऊपर गई, 0 पे आ गई, फिर जब ये इधर आई वापस, तब वो वापस से डाउनवर्ड्स 5.6 पे होगी, राइट? व्हेन इट केम डाउन बैक ओवर हियर, तो यहाँ पे वो डाउनवर्ड्स 5.6 पे होगी। अब ऑब्वियसली अगर वो उससे ज्यादा नीचे और गई है, सो देयरफॉर उसकी नेगेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए। सो देयरफॉर आई हैव शोन कि उसका मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव वेलोसिटी ज्यादा है। या फिर इसको अगर देखना चाहो तो जो एरिया हमने ऊपर की तरफ ट्रैवल किया है वो कम है, वो डिस्टेंस कम है जितना डिस्टेंस हमने नीचे तरफ ट्रैवल किया है, तो ये नेगेटिव वेलोसिटी आपकी बड़ी होगी। ठीक है, रिपीट कर दे। अच्छा मिसबा, डू यू अग्री विद मी कि अगर मैं 5.6 से ऊपर फेंक रहा हूं तो इवेंचुअली जब बॉल वापस इस हाइट पे आएगी, मैन के हाथ की हाइट की, तो ये फिर 5.6 डाउनवर्ड हो जाएगी, राइट? इट इज गोइंग टू बी सिमेट्रिकल। 5.6 ऊपर पे की 0 हुई, वापस नीचे आएगी इस पॉइंट इन 9, इस वापस डिस्टेंस पे आने पे वो 5.6 डाउनवर्ड हो जाएगी। डू यू एग्री विद दैट? अगर मैं इस प्लेन पे बात कर रहा हूँ, इस लाइन पे बात कर रहा हूँ, यस। अब देखो बॉल कहां जा रही है, बॉल पूरी जा रही ग्राउंड तक, तो अब जाहिर बात है 5.6 से तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी ना, इट विल बी ग्रेटर देन 5.6, राइट? क्योंकि नीचे जाते पे और वेलोसिटी गेन करेगी, राइट? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस नेगेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन जो मैंने पॉजिटिव वेलोसिटी का दिखाया, ठीक है? सो इधर जब ये तीन चीजें दिखा दोगे तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आपको बोल रहे हैं स्टेट व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ फॉर सी। सो ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ क्या बता रहा है? इसका ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ क्या है? एक्सेलरेशन। क्या हो गया, इतने बच्चे चुप चुप हो गए? दिस वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। ठीक है जी। फिर आपको क्या बोल रही हैं, the man now throws a second ball with the same velocity from the same height as the first ball। मतलब पूरा पूरा केस सिनेरियो सेम है। the mass of the second ball is greater than that of the first ball। assume that air resistance is still negligible। for the first and second balls compare the magnitudes of their accelerations। तो सेकंड बॉल जिसका मास ग्रेटर है लेकिन केस सिनेरियो सारा वही है, सो एक्सेलरेशंस का मैग्नीट्यूड विल बी सेम, obviously most definitely it will be same।
9.8 पर अप्लाई कर रहा होगा तो ना, the speeds with which they hit the ground, will that be same? सेम, डेफिनेटली, बिकॉज देखो अगर एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल सेम है, डिस्टेंस जो दोनों कवर करके वापस आती है वो सेम है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, जब सब कुछ ही सेम है तो व्हाई शुड देयर बी अ फाइनल वेलोसिटी दैट इज डिफरेंट? अगर मैं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a इस्तेमाल कर दूं, ठीक है, तो हमें पता है अगर u स्क्वायर भी सेम है, a भी सेम है, s भी सेम है, 2 भी सेम है, तो v स्क्वायर वैसे भी सेम आना है, इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट, क्योंकि जो काइनेमेटिक्स है उसमें मास का कोई लिंक नहीं है, मास इज नॉट इन एनी ऑफ द इक्वेशंस, मास से कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखें, हमें इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले यू विल ऑलवेज हैव टू राइट द स्टेटमेंट या कंडीशन फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम। अगर ये नहीं लिखोगे तो मार्क नहीं मिलेगा। फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट remains constant given no external force acts on the system, given no external force acts on the system actually। okay, फिर क्या है हमारे पास, टू बॉल्स एक्स एंड वाई मूव अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन फ्रॉम अबव इन फिगर 4.1। सो एक 4 मीटर पर सेकंड से जा रही है 3 केजी की बॉल, और ये एक 2.5 केजी की 4.8 मीटर सेकंड, दोनों थीटा के एंगल पे आ रही है, कई पॉइंट पे आके कोलाइड करती हैं। अच्छा, कोलाइड जब करती हैं तो दोनों फिर दे स्टिक टुगेदर, ओके, they then coalesce and then they move with the 3.7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। ओके, फेयर इनफ, कोई मसले की बात नहीं है। इन डायरेक्शन ऑफ, तो ठीक है, ठीक है। by considering the components of momenta along line AB, यानी horizontal moments को consider करके calculate theta, तो कोई मसला नहीं है, इन्होंने पहले से ही क्लियर कर दिया है। सो हमें क्या पता है, हमें पता है जब हम ये कहते हैं कि sum of initial momentum must be equal to the sum of final momentum, so this can also be used in the x direction and this can also be used in the y direction separately। हमें बोल रहे हैं x direction निकाल दो, तो मोमेंटा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, so we can absolutely and most definitely रिजॉल्व इट इनटू टू कंपोनेंट्स। आज इसको रिजॉल्व करेंगे तो मोमेंटम की जगह हम वेलोसिटीज को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो वेलोसिटीज को अगर रिजॉल्व कर रहे हैं, ये 4 मीटर पर सेकंड है, ये वाली ऑपोजिट है, सो दिस शैल बी 4 sin थीटा। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 cos थीटा, है ना। अच्छा, और अगर मैं नीचे वाली जरा जो है वो रिजॉल्व कर दूं, तो नीचे वाली रिजॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास ये आ रही है, दिस शैल बी 4.8, अगेन ऑपोजिट है तो sin थीटा, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4.8 cos थीटा। ठीक है जी, ये मैंने वेलोसिटीज को रिजॉल्व किया एंड देन इवेंचुअली दोनों पर 3.7 पे चल रही है। ठीक है, सो लेट्स वर्क दैट आउट। हम क्या कह रहे हैं, हम ए बी के अलोंग वर्किंग आउट कर रहे हैं, तो सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम्स इन द एक्स डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ फाइनल मोमेंटम्स इन द एक्स डायरेक्शन। सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम्स इन द एक्स डायरेक्शन, मास 3 kg 4 cos थीटा, जरा कन्वेंशन मिला लेते हैं, ये नहीं कुछ और हम गलत कर दे। सो राइट वर्ड्स एज पॉजिटिव, सो 3 kg पहले 4 cos थीटा यानी पॉजिटिव से जा रहा है, so 3 kg is going with a 4 cos theta। उसके बाद क्या है हमारे पास एक 2.5 kg है, वो 4.8 cos theta से जा रहा है, तो प्लस 2.5 वो जा रहा है 4.8 cos theta से। and then what do we have a final momentum, x and y coalesced 3.7 से जा रहे हैं, तो यानी 3 plus 2.5 यानी 5.5 का टोटल मास into 3.7, so 3 plus 2.5 and then this is going at a speed of 3.7। मेक श्योर कीजिएगा राइट वर्ड सब कुछ पॉजिटिव में डाला है, कोई मिस्टेक नहीं करी है हमने इधर। एंड लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग दिस आउट। सो 12 cos थीटा shall equals to 2.5 into 4.8, ये 12 आ रहा है, so both are coming out to be 12, so 12 cos theta plus 12 cos theta equals to 5.5 into 3.7, 20.35। ठीक है, ठीक। and then cos theta shall equals to 20.35 divided by 824 and then cos inverse कर लो आप इसको, एंगल 32 आ रहा है, परफेक्ट। सो लेट्स डू द cos इनवर्स ऑफ दिस। सो cos इनवर्स हम एक ही दफा में कर लेते हैं, या छोड़ो आप लोगों ने निकाल लिया तो बस इधर थीटा हम लिख लेते हैं, 32.01 आ रहा है,
and we shall write this down as 232 degrees. टू सिग्निफिकेंट टू सिग्निफिकेंट टू सिग्निफिकेंट तो हमने टू सिग्निफिकेंट लिख दिया, ठीक है जी। अच्छा जी, by calculating kinetic energies, state and explain whether the collision of the balls is inelastic or perfectly elastic. So let's work out the kinetic energies. भाई सबसे पहले तो आपको क्या बताया था, जब भी कोलेस होंगे ऑब्जेक्ट्स तो उसमें इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज relative speed of approach is not equal to relative speed of separation. So this cannot be elastic collision. तो एक बात तो हमारे पास हो गई, बस हमें प्रूव करना है, बस अपने आप हमें प्रूव कर देना है। तो प्रूव कर लेते हैं। लेट्स यूज व्हाट, लेट्स से दैट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज फाइनली, अगर तो ये इलास्टिक कोलिजन थी, तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज इनिशियली, एक सेकेंड बहुत ही गंदगी हो रही है मुझसे, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज हमारी जो इनिशियली है मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज फाइनली इफ इलास्टिक। तो बस ये प्रूव कर लेते हैं, हमारा कुछ नहीं जा रहा। अच्छा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज इनिशियली 3 kg जा रही है एट 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैं कोई रिजॉल्व नहीं रहा, मैं इसका एक पूरी वेलोसिटी लूंगा, ठीक है, विदाउट कंसीडरिंग एनी डायरेक्शन एट ऑल, क्योंकि ये एनर्जी है, इसके अंदर कोई मसला नहीं बनेगा। सो दिस शैल बी हाफ, मास क्या था इसका 3 था, सो हाफ m, v स्क्वायर क्या हो गया 4 है, सो बेसिकली 4 स्क्वायर। फिर दूसरी बॉल क्या थी, दूसरी बॉल थी 2.5 और 4.8, सो बेसिकली हाफ m v स्क्वायर। देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या आ रही है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये दोनों के मासेस प्लस्ड है, सो बेसिकली हाफ 3 + 2.5, एंड फिर क्या है हमारे पास, वेलोसिटी जो थी वो 3.7 स्क्वायर थी, ठीक है जी। सो कैन एनीवन कैलकुलेट दिस, लेफ्ट हैंड साइड अलग से मुझे आंसर देते और राइट हैंड साइड अलग से कैलकुलेट करके मुझे आंसर देते हो, दोनों क्या क्या आ रहे हैं। 52.8 LHS, 53 एंड 38, ओके, सो ये आ रहा है 52.8 will equals to 37.6, so these two are not equal, so inelastic, ठीक है। तो बस अब इधर अपना रीजन लिख लेते हैं, इट वाज inelastic as initial and final kinetic energies आर नॉट इक्वल, ठीक है जी। अगर वो आपसे कैलकुलेशन करने को ना भी बोलते और आपको बोलते 1 मार्क का 2 मार्क का बता दो कि होंगे कि नहीं होंगे, तो यू शुड बी एबल टू गिव द रीजनिंग के आप u1 - u2 = v2 - v1 से भी कर सकते हैं डायरेक्टली, बजाय मासेस को डाल के, बजाय इतनी ख्वारी करने के। u1 - u2 = v2 - v1, यानी रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, डबल स्लिट पे आ गए हैं, कितने सवाल रह गए हैं इसके जो हमें करने हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, ओके, आई बिलीव हमारा हो जाएगा आधे घंटे में, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Light from a laser is used to produce an interference pattern on a screen as shown in figure 5.1. So, okay, light of wavelength 660 nanometer है, 0.44 मीटर की सेपरेशन है, स्लिट हमें डिस्टेंस दिया हुआ 1.8, और ये हमारी जो है वो इस तरह से कुछ फ्रिंजेस आ रही है, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, ये सब आपको बातें बताई, फिर इसके बाद लिखा हुआ है द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म्ड एट पॉइंट ओ, सेंट्रल ये वाली है, ठीक है। सेंट्रल क्या मतलब, यानी इस पे पाथ डिफरेंस क्या था, 0 लैम्डा था, फिर इस पे क्या होगा, इस पे 0.5 लैम्डा होगा, फिर इस पे क्या होगा, इस पे 1 लैम्डा होगा, फिर इस पे क्या होगा, इस पे 1.5 लैम्डा होगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस एंड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कि जब भी वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इधर से करते ना, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये एक पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। अच्छा, फिर आप लोगों को बोल रहे हैं द लाइट वेव्स ऑफ द टू स्लिट्स आर कोहेरेंट, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय कोहेरेंट, व्हाट डज कोहेरेंट मीन। Constant phase difference, perfect Misbah, so and I also perfect, so the two waves have a constant phase difference. Actually, for the two light waves superposing at R, calculate the difference in their path lengths in nanometer from the slits. R पे मिलने को कह रहे हैं, पाथ डिफरेंस निकाल लो। अब देखो,
यू कैन नॉट वर्क आउट द पाथ डिफरेंस ऐसे ही कुछ भी करके, राइट? देयर इज नो इन्फॉर्मेशन कि इस वाली वेव का पाथ ये था, इस वाली वेव का पाथ है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए। दिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको बात को समझो। आर जो है वो 1.5 लैम्डा आ रहा है। अब लैम्डा क्या था, वो 660 नैनोमीटर था, तो 1.5 में बस 6.66 मल्टीप्लाई कर देना है एंड वी शैल गेट आवर पाथ डिफरेंस 1.5 into 660, 990 नैनोमीटर। ऐसा ही है, 990 नैनोमीटर ऐसा ही है। सबको समझ में आया? मेक श्योर करना डबल स्लिट में इस बात को याद रखो, ये आती है, ठीक है? दिस इज नॉट टॉट बाय अ लॉट ऑफ पीपल, आई नो। कॉलेज में बहुत कम पढ़ाई गई होगी, किसी ने भी पढ़ा दी हो अगर ऐसी तुक्के में, लेकिन ये बहुत कम पढ़ाई आती है ये, लेकिन ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों ने। ये मेरे और आपके आपस की बीच की बात है। अच्छा, फिर बोल रहे हैं देयर फेज डिफरेंस। तो आर क्या है? आर डार्क फ्रिंज है, तो फेज डिफरेंस क्या होगा? व्हाट शैल बी द फेज डिफरेंस? इसलिए डार्क फ्रिंज शैल बी 180 डिग्री, 180 डिग्री डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इजी पीजी। ओके जी। फिर क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द डिस्टेंस ओ क्यू। ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू। ओके, सो दिस इज बेसिकली आस्किंग यू फॉर द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ बोल रहे हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से उसके कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, सो दिस शैल बी हमारी फ्रिंज विड्थ एक्स। ये याद रखना, फ्रिंज विड्थ क्या होती है? ब्राइट से ब्राइट या डार्क से डार्क, नॉट ब्राइट से डार्क, ठीक है जी? अच्छा, तो जरा कर लेते हैं। डबल स्लिट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन ए। 3 मार्क्स दोबारा से हमें फ्री के ही मिल रहे हैं बस फॉर्मूला डालने के। x इक्वल्स टू लैम्डा क्या है? 660 नैनोमीटर, सो 660 into the power minus 9। d क्या है? d हमारा है 1.8। स्लिट स्पेसिंग क्या है हमारी? स्लिट स्पेसिंग है हमारी 0.44 मिलीमीटर, सो 0.44 into 10 to the power minus 3। so what is x coming out to be? आई फील लाइक ये 3 मार्क्स बहुत ज्यादा दिए मैं इस पार्ट के, लेकिन खैर चलो, हमारे ही हक में है, हम विल नॉट गोइंग टू कंप्लेन। मिल रहे हैं तो मिल रहे हैं, वी गोइंग टू टेक देम। 2.7 into 3, thank you, so this is working out to be 2.7 into 10 to the power minus 3। thank you, thank you। I feel like I'll have to do a lot less work on this AS batch। अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स है, सब लोग कर रहे हैं, सबको आ रहा है, और सब राउंडिंग ऑफ भी काफी क्लियरली करके दे रहे हैं आंसर्स की फॉर्म पर। अच्छा, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द डबल स्लिट इज इंक्रीज्ड विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी हमने इंक्रीज कर दी है। Describe how the appearance of the fringes after this change is different from and similar to their appearance before the change। 3 मार्क्स का सवाल, आई वॉन्ट यू ऑल टू गिव अ ट्राई। इंटेंसिटी इंक्रीज करी है और कुछ भी चेंज नहीं किया, तो क्या क्या फर्क पड़ेंगे? 3 पॉइंटर्स हम लिखते हैं। ओके, मिसबा सेज कि पहले तो इधर से आप हम ये बात समझ लेते हैं कि अगर आपने इंटेंसिटी इंक्रीज करी है, क्योंकि इंटेंसिटी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, सो इफ यू हैव इंक्रीज द इंटेंसिटी, तो इस बात को समझने कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ है। ब्राइट फ्रिंजेस ब्राइटर होंगी, डार्क फ्रिंजेस में कोई चेंज नहीं होगा। ब्राइट फ्रिंजेस बिकम ब्राइटर। ओके, सो वी डू अग्री ऑन वन थिंग। एक तो सब सब बता रहे हैं भाई, ब्राइट फ्रिंजेस विल बिकम ब्राइटर। जो मिसबा ने पॉइंटर दिया कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज कैसे नजर आएगा फिर हमें? दोनों जो इंसिडेंट हो रही थी वो उनका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो ब्राइट वाली जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, दोज विल बी ब्राइटर, सो ब्राइट ब्राइट फ्रिंजेस विल बी ब्राइटर। अच्छा, फिर अब्दुल्ला कह रहे हैं डार्क फ्रिंजेस को फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों? डार्क फ्रिंजेस और डार्कर नहीं होंगी? shouldn't the dark fringes be more darker? Yeah, will the dark fringes be the same darkness? ओके, सो कंस्ट्रक्टिव के लिए समझना है भाई, पहले वाले केस को अगर हम कहते हैं, पहले कहते हैं कि हमारे पास एम्पलीट्यूड ए था और दूसरा फिर एम्पलीट्यूड होता था तो 2a आता था। ये पहला केस था। दूसरा केस देख लेते हैं, दूसरे केस में लेट्स से एम्पलीट्यूड 2a हो गया और दूसरा वाला भी 2a हो गया, तो उसकी वजह से 4a आएगा। द प्रॉब्लम विद डिस्ट्रक्टिव इज, डिस्ट्रक्टिव के साथ प्रॉब्लम ये है कि एज लॉन्ग एज द एम्पलीट्यूड आर सेम, सो इवन इफ यू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड, यानी अगर a माइनस a कर रहे हो 0 आ रहा है, और दूसरा केस अगर हम 2a माइनस 2a कर ले वो फिर भी 0 आ रहा है, तो the dark fringes cannot get darker, the darker fringes cannot get darker। दोनों कैंसिलेशन आउट वैसे ही कर रही होंगी, तो dark fringes will look same। अच्छा, तीसरा पॉइंटर क्या लिखूं? और तीसरी क्या चीज लिख सकता हूं मैं कि मुझे तीसरा मार्क भी मिल जाए, क्योंकि 3 पॉइंटर्स तो लिखने हैं इसमें। व्हाट शुड आई राइट एज द थर्ड पॉइंटर? और कोई चीज है जो हमारे फ्रिंज पैटर्न में हम देख सकते हैं, विजिबली हमें नजर आ सकती है?
फ्रिंज विड्थ सेम रहेगी. परफेक्ट, लेट्स राइट दैट ऑप्शन. यस, आई एंड अब्दुल्ला जो है वो करेक्ट है. सो फ्रिंज विड्थ ऑल्सो रिमेन सेम. ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो हम देख पाएंगे हमारे फ्रिंज पैटर्न में. तो इन तीनों चीजों को हम जो है वो जरा लिख के आ जाएंगे तो हमें तीनों मार्क्स मिल जाएंगे. इवन इफ दे आर नॉट चेंजिंग, हमें सिर्फ वजाहत कर देना, तीन पॉइंटर्स हमने सही तरह से रियलाइज कर. ये तीन चीजों में से कुछ भी चेंज होता है. ब्राइट फ्रिंजेस कुछ हो सकता था, डार्क फ्रिंजेस कुछ हो सकता था, और आपकी फ्रिंज विड्थ कुछ हो सकता, तो आप देख सकते हो. बाकी चीजें आप देख ही नहीं सकते, आप कुछ और बोल नहीं सकते. अच्छा, the light of wavelength 660 nanometer is now replaced by blue light from a laser. Wavelength 6060 को हमने blue light से replace कर दिया है. State and explain the change, if any, that must be made to the separation of the two slits so that the fringe separation on the screen is the same as it was for the light of wavelength 660. हमें fringe separation change नहीं करनी है, wavelength हम अब कुछ और इस्तेमाल कर रहे हैं. क्या change करें जिससे हमारा जो है वो स्लिट सेपरेशन में क्या चेंज करें जिससे हमारी फ्रिंज विड्थ अभी भी वही आए. सो थोड़ा सा सोचें एंड देन फिर जवाब दें. ओरिजिनल वेवलेंथ क्या थी? 660 नैनोमीटर. वेवलेंथ कम हो जाएगी तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डिक्रीज इन वेवलेंथ, स्लिट सेपरेशन कम कर दें. ब्लू लाइट हैज शॉर्टर वेवलेंथ, इसलिए यस, ब्लू लाइट की वेवलेंथ जो थी, जो हमने याद करी हुई है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली, मैंने आपको 450 नैनोमीटर बताइए या 400 बताइए, ठीक है, कुछ भी, दैट इज गुड इनफ. तो 450 नैनोमीटर द लैम्डा इज शॉर्टर. अच्छा, नाउ इफ यू यूज x इक्वल्स टू लैम्डा d अपॉन a, हमें स्लिट सेपरेशन और किसका ढूंढना है लिंक? हमें वेवलेंथ और स्लिट सेपरेशन, ये दोनों चीजें चेंज करी है, राइट. दीज टू थिंग्स आर चेंजिंग, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है. तो एक काम ये करते हैं कि a विल इक्वल्स टू लैम्डा d अपॉन x कर लेते हैं. ठीक है नी. ना व्हाट डू वी सी, d और x में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा भाई, हमें फ्रिंज विड्थ भी कांस्टेंट रखनी है और हमारा डिस्टेंस भी सेम रह रहा है. सो दीज टू थिंग्स आर कांस्टेंट. सो दैट टेल्स अस कि हमारी जो a है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. नाउ इफ वी हैव डिक्रीज्ड लैम्डा 450 नैनोमीटर कर दिया है, तो वी मस्ट आल्सो डिक्रीज आवर सेपरेशन. दैट इज गोइंग टू बी द आंसर. सो लेट्स राइट दिस डाउन. कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स है. 2 मार्क्स का कितना है? Decrease the slit separation as blue light has shorter wavelength. I और आकिब और मिसबा समझ में आ रहा है? And when d and x are kept constant, slit separation is directly proportional to wavelength. Yes, perfect. Okay जी, okay जी, okay जी. Now one derivation. कौन सा रेजिस्टेंस के फॉर्मूला, सीरीज वाले फॉर्मूला की डेरिवेशन आई है. डेरिवेशन क्या थी इसकी? इसकी डेरिवेशन जो है वो इस तरह से थी कि ये जो टोटल वोल्टेज है आपका, दैट शैल बी इक्वल्स टू दिस V1 प्लस दिस V2 प्लस दैट V3. ठीक है. अच्छा, VT क्या है? VT होगा IT इंटू RT. सो IT इंटू द टोटल रेजिस्टेंस RT. देन V1 क्या होगा? वो होगा I1 R1. V2 क्या होगा? वो I1 R2 होगा. V3 क्या होगा? वो होगा सॉरी I1 R3 का क्या हो गया मुझे, I2 R2 होगा. और V3 क्या होगा? वो I3 R3 होगा. एंड देन रिमेंबर, सीरीज में करंट सेम रहता है, तो देयर इज नो सच थिंग एज IT, देयर इज नो सच थिंग एज I1, देयर इज नो सच I2 I2, ये सब सेम ही है, I ही है. So basically I cancel and we're going to get RT, या इस केस में हमें R बोला हुआ है तो R ही लिख लेते हैं. R will equals to R1 plus R2 plus R3. तो shown. ठीक है, डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट. ओके जी, पहली दफा आया है मेरे ख्याल से, जो मैं देख रहा हूँ, थर्मिस्टर का सवाल आया हुआ है पेपर 2 में. तो देख लेते हैं. अ बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 8 volts and negligible internal resistance is connected to a thermistor, a switch X and two fixed resistors as shown in figure 6.2. Resistor R1 has resistance 6 kilo ohms and resistor R2 has resistance 4 kilo ohms. 6 kilo ohm 4 kilo ohm थर्मिस्टर कुछ नहीं बताया हुआ, 8 volts की ये बैटरी है.
स्विच एक्स इज ओपन, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। अच्छा, ओपन का मतलब होता है सर्किट ब्रोकन है, ठीक है। हमें बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो R1 के अक्रॉस, तो कोई मुश्किल कहानी नहीं है भाई। अगर ये ब्रोकन है तो उसका मतलब ये पूरा पार्ट तो है ही नहीं सर्किट का, तो बेसिकली R1 और R2 क्या हो गए, सीरीज में हो गए, राइट। तो क्या कर लेते हैं हम, ये कर लेते हैं कि हम VT इक्वल्स टू IT RT निकाल लेते हैं, VT इक्वल्स टू IT RT कर लेते हैं, ताकि जो है मैं क्या निकाल सकूं, मैं इस पूरे सर्किट में करंट निकाल सकूं, एंड देन उस करंट को हम R1 से मल्टीप्लाई करके वी विल वर्क आउट R1 का वोल्टेज क्या आ रहा है, ठीक है। सो VT इज 8, IT मुझे निकालना है, RT क्या होगा, दैट शैल बी 6 प्लस 4, सो 6000 प्लस 4000, IT क्या आ रहा है, व्हाट्स IT कमिंग आउट टू बी 8 into 10 to the power minus 4, and now that IT is going to flow through every resistance क्योंकि ये सब कुछ सीरीज में है। सो V equals to IR अब लगा लेते हैं फॉर R1। हमें V ढूंढना है, R1 का करंट हमें पता है, R1 में वो 8 into 10 to the power minus 4 है। हमें R1 की रेजिस्टेंस भी पता है, वो 6000 ohms है। सो 6000 हमने इधर लगाया, V निकाल लेते हैं। आकिब कह रहे हैं V आ रहा है 4.8 वोल्ट्स, ऐसा ही है, 4.8 ही आ रहा है। Actually, switch X is now closed. The resistance of the thermistor is 12 kilo ohm. Calculate the current in the battery. 12 किलो ओम थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस है, तो जरा क्या कर लेते हैं, स्विच को जरा बंद कर लेते हैं। क्या जा रहा है हमारा, स्विच को ये बंद कर लेते हैं भाई, स्विच बंद हो चुका है। अब इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 12 किलो ओम्स है। अब देखोगे 12 किलो ओम और 4 किलो ओम पैरेलल में, देन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज में R1 के साथ। सो जरा जल्दी से हम निकाल लेते हैं R इफेक्टिव ऑफ पैरेलल। वो कैसे आ रही है, मैं क्या नोटेशन लिख रहा हूँ, ऑफ पैरेलल। सो वो आएगी थ्रू 1/4 प्लस 1/12, सो 1/4000 प्लस 1/12,000, आंसर होल इनवर्स। ये आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 3000। आपके बड़े फुर्तीले चल रहे हैं माशाल्लाह से। 3000 ओम्स जो है वो हमारा ये आ रहा है। अब हमें बोल रहे हैं VT इक्वल्स टू IT RT, हमें RT सॉरी हमें IT बता दो वो क्या आ रहा है, तो कोई मसले की बात नहीं है। VT क्या है, VT अभी भी बैटरी का टोटल वोल्टेज है 8 वोल्ट, 8 वोल्ट। IT क्या है, IT है हमें निकालना है, RT क्या है, RT है ये दोनों पैरेलल में और फिर ये सीरीज में। सो इन दोनों की पैरेलल में तो 3000 आ रही है, 3000 और प्लस जो इसका सीरीज में है वो 6000 है, एंड देन IT क्या हो जाएगा वो आप निकाल लोगे, 8 डिवाइडेड बाय 9000, 8.9 इन टू पावर माइनस 4 आ रहा है। आई भी कह रही है 8.9 इन टू आ रहा है, मेरे पास पीछे PDF में भी 8.9 इन टू पावर माइनस 4 एम्पेयर्स ही लिखा हुआ है। सो 8.99 into 10 to the power minus 4। Okay, then this one, ये आप सब लोग आंसर करोगे। The switch X in the circuit in B remains closed. The temperature of the thermistor decreases. By reference to the current in the battery, state and explain the effect, if any, of the decrease in temperature on the power produced by the battery. तो टेम्परेचर के डिक्रीज होने से क्या हुआ, टेम्परेचर के डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी। वेरी गुड मिसबा, मिसबा ने एक ऑप्शन एक आंसर दे दिया, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है, फिर क्या होगा मिसबा। आई होप वो चीज क्लियर हो कि I2R हम लगा के बैटरी की पावर नहीं देंगे, करंट डिक्रीज करेगा। अच्छा फिर क्या होगा, बिल्कुल सही, करंट डिक्रीज करेगा पूरे सर्किट में, एंड देन पावर आल्सो डिक्रीजेज। परफेक्ट परफेक्ट। एक्चुअली तो हम इधर 3 मार्क्स का आंसर लिख लेते हैं। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, the resistance of the thermistor सॉरी टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सॉरी माय बैड, टेम्परेचर डिक्रीजेस, decreases, the resistance of the thermistor increases, and hence the total resistance of the circuit, या total resistance में बस, total resistance also increases, which decreases the total current, which decreases the total current, the power in the battery या power by the battery
given by p equals to iv will hence also decrease because हमारा करंट डिक्रीज हो गया है इन योर इधर हम इधर वजाहत करें तो भाई करंट डिक्रीज कर रहा है तो पावर भी डिक्रीज करेगा वोल्टेज बैटरी का वही रह रहा है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता ठीक है लास्ट सवाल रह गया 4 मिनट रह गए ये भी जल्दी से कर लेते हैं A nucleus of cesium decays by emitting a beta minus particle to produce a nucleus of an element X and an antineutrino. The decay is represented by. State the number represented by each of the following letters. So PQRS. PQRS line से क्या क्या होंगे इनके numbers? PQRS line से numbers. अच्छा P मास नंबर एक बीटा माइनस पार्टिकल का 0 होता है सो मास नंबर ये 0 आ गया क्यू क्या है क्यू इसका मास नंबर बीटा माइनस डिके में मास नंबर चेंज नहीं करता तो दिस शैल बी कैरिड एज फॉरवर्ड एज 137 सो 137 अच्छा फिर क्या है आर बोल रहे हैं आर बीटा माइनस पार्टिकल का चार्ज क्या होता है वो -1 होता है सो -1 देन एस क्या है एस 55 से ये 56 हो जाएगा बीटा माइनस डिके में प्रोटॉन इंक्रीज करता है बाय 1 सो दिस शुड बी कमिंग अ 56 सो हमारे पास ये आ जाएगा 56 सो एज अब्दुल्ला सेड अब्दुल्ला ने बिल्कुल सही आंसर दिया था स्टेट द नेम क्लास ऑफ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स दैट इंक्लूड्स बीटा माइनस एंड द एंटी न्यूट्रिनो तो कौन से क्लास ऑफ पार्टिकल्स में जाते हैं बीटा माइनस और एंटी न्यूट्रिनो lepton yes it shall go in a lepton फिर हमें ये बोल रहे हैं a particle y has a quart composition of DDD where D represents a down quark a particle Z has a quart composition of anti-up D where anti-up represents an up anti-quark ठीक है जी show that the charges of particles Y and Z are equal कोई मसले की बात नहीं है अच्छा भाई पार्टिकल Y कह रहे हैं कि वो D D और D है ठीक है जी तो हम जरा ये देख लेते हैं D का चार्ज क्या था D का चार्ज था -1/3e देन इसका भी -1/3e देन -1/3e तो हमारे पास y का चार्ज क्या आ रहा है y का चार्ज आ रहा है -e देन इसका भी देख लेते हैं x का सॉरी z का z क्या है एंटी अप है अच्छा अप क्या था +2/3 था एंटी अप क्या हो जाएगा वो -2/3e हो जाएगा और डाउन क्या था वो -1/3e था अब ये इधर से भी प्रूव हो गया कि ये -e ही आ रहा है बोथ आर सेम ठीक है जी अच्छा जी देन आपसे बोल रहे हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन विच पार्टिकल इज अ मीजॉन एंड विच पार्टिकल इज अ बेरियन तो y और z में से कौन सा मीजॉन है कौन सा बेरियन है मीजॉन और बेरियन में क्या था फर्क UD is meson, so it has 2 quarks. DDD is baryon, so it has 3 quarks. Perfect, Abdullah. So meson जो है वो आपका ये वाला है. This one Z. Z is the meson as it is made up of 2 quarks. Made up of a quark and an anti-quark. ठीक है जी made of not just 2 quarks made up of a quark and an anti-quark very important एंड दूसरी बात क्या है दूसरी बात ये है कि बेरियन कौन सा है बेरियन y है y is the baryon as it is made up of 3 quarks so y is the baryon as it is made up of 3 quarks मुबारक हो एक ही क्लास में रेडियो एक्टिविटी भी खत्म और समर 22 क्वेश्चन पेपर 22 भी खत्म